अच्छो विजय साडा दिस साइड। आज हम लोग करने जा रहे हैं सीए इंटर सीए में इंटर का अनदर चैप्टर चार्ट रिवीजन, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। आई एम श्योर ये चैप्टर जो है ये आपको 4 से 5 मार्क को वैल्यू क्रिएट करके देता है एग्जाम के अंदर में। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन तो आता ही आता है, साथ साथ में टोटल इनकम के साथ भी इसे मर्ज करके दिया जाता है। कौन से वो टॉपिक है जरूर जानना चाहेंगे आप, जो एग्जाम के अंदर में इंपॉर्टेंट होंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर से। तो पहला आपको सेक्शन 60 के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा आपको माइनर इनकम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीसरा आपको सैलरी अर्न बाय स्पाउस इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और चौथा आपका इधर आता है बिजनेस आउट ऑफ गिफ्टेड मनी, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वो टॉपिक है जो क्लबिंग के अंदर में आपको पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट रिवीजन। और एक और बात, अगर आपको ये वैल्यू क्रिएट कर दे तो हाँ जी लाइक करके जाना, नीचे कमेंट करके जाना। मैं ट्राई करूंगा कि अगर उसके ऊपर मैं रिप्लाई कर सकूं तो जरूर कर दूं, एंड हाँ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर रिवीजन। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक्स ऑफ क्लबिंग से। क्या क्लबिंग इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज यस, इंपॉर्टेंट है। क्लबिंग आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वेल, जब भी आप ये चैप्टर को पढ़ते रहेंगे ना तो बार बार आपके मन में आएगा हर एओ को कैसे पता चलेगा या डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है। एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर लॉजिकली तभी एप्लीकेबल होता है जब असेसमेंट हो जाता है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर असेसमेंट कर दे तो ही ये चैप्टर की एप्लीकेबिलिटी आती है। खुद होकर तो कोई नहीं बताना चाहेगा कि मैंने अपनी इनकम थी जो किसी और को डाइवर्ट करी। अब चैप्टर का होल लॉजिक क्या है? चैप्टर का होल लॉजिक ये है कि अगर असेसी ने कभी भी उसकी इनकम जो उसके हाथ में टैक्सेबल होनी थी वो अगर किसी और को डाइवर्ट कर दी है, तो ऐसे केस में जो एओ है इसके पास इन सेक्शंस के अंदर में पावर है कि वो उस पर्टिकुलर इनकम को आपके हाथ में क्या कर दे, क्लब कर दे। एंड दैट्स हाउ द चैप्टर वर्क्स, राइट नाउ। तो बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में ये चैप्टर तभी वर्क करता है जब एओ असेसमेंट कर देता है, तब आपके हाथ में ये क्लबिंग होती है। हालांकि लॉ इंटेंशनल ये मानता है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो खुद होकर के आप सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट में ही काम कर देंगे। खैर वो तो दूर की बात है, खुद होकर के आप सुबह सुबह उठ के जो नित्य नियम के काम है वो भी नहीं करते, तो ये तो दूर की बात है। चलिए फिर भी शुरुआत करते हैं। क्या सिर्फ इनकम ही क्लब होती है या लॉसेस भी क्लब होते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड मालिक, निगेटिव इनकम इज आल्सो क्लब, दैट इज लॉसेस इज आल्सो क्लब। तो अगर प्रोविजन सेटिस्फाई होती है तो लॉसेस भी क्या होंगे, क्लब किए जाएंगे। अच्छा, क्लबिंग प्रोविजन जो है ये मैंडेटरी है, आई मीन टू से इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। जिसकी भी इनकम आपके हाथ में क्लब हो रही है, इनकम सबसे पहले रिसिपिएंट के हाथ में क्लब की जाएगी, जितने एक्सपेंडिचर एंड अलाउेबल डिडक्शन है दिया जाएगा, और इट इज द नेट इनकम विच गेट्स क्लब्ड, इट इज द नेट इनकम विच विल बी क्लब्ड, यस और नो। चलिए सबसे पहले सेक्शन की शुरुआत करते हैं। सेक्शन नंबर 60 बड़ा ही सिंपल सा है, आसान सा है, सुनिए क्या है ये। सेक्शन नंबर 60 क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। अगर किसी भी व्यक्ति ने अपनी इनकम ट्रांसफर कर दी है विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, तो जो इनकम है वो क्लब होगी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए विजय ने एक एफडी बनाई और एफडी पे आने वाला इंटरेस्ट विजय ने इंस्ट्रक्ट किया कि आप मेरे सन के अकाउंट में क्या कर दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए। हियर विजय ट्रांसफर द इंटरेस्ट विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। ऐसे केस में वो जो इंटरेस्ट इनकम है वो विजय के हाथ में टैक्सेबल होगी, भले ही ट्रांसफर किसके हाथ में हुई हो, विजय के सन के हाथ में हुई हो। So if any person transfer any income without transfer any asset, then such income is taxable in the hands of transferor. Such income will be taxable in the hands of transferor. Yes. आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 61, इट इज कॉल्ड एज रिवोकेबल ट्रांसफर। अब दोस्त ये रिवोकेबल का मतलब क्या होता है तुझे पता है? रिवोकेबल का मतलब है जो कभी भी वापस लिया जा सकता है, इसे हम कहते हैं रिवोकेबल, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मान लीजिए मेरे को टैक्स रेट लग रहा था 30%, फॉर द टाइमिंग मैंने एक अग्रीमेंट बना करके क्या कर दिया, एसेट को लेट्स से मेरे किसी रिलेटिव के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। 4 साल 5 साल बाद जब उसका 30% का टैक्स रेट आया, मैंने ये एसेट वापस ले लिया। मैंने एग्रीमेंट में ऑलरेडी ये लिख रखा था कि मैं ये कभी भी वापस ले सकता हूं। अब डोंट यू थिंक द होल इंटेंशन ऑफ ट्रांसफरिंग दिस एसेट वाज टू इवेड द टैक्स और टू मूव द टैक्स इन अ लोअर हैंड और टू मूव इन द हैंड्स ऑफ अदर पर्सन हैविंग अ लोअर टैक्स रेट? यस। तो ऐसे केस में सेक्शन 61 जब भी ऐसा कोई इंटेंशन एओ पकड़ लेगा, सेक्शन 61 के तहत क्लबिंग कर देगा मेरे हाथ में, क्योंकि ये ट्रांसफर रिवोकेबल ट्रांसफर था। So income arising from transfer of asset, if it is a revocable transfer, income shall be taxable in the hands of transferor. यही अगर ये irrevocable transfer होता है, it is not taxable in the hands of transferor, उस केस में ये क्लबिंग नहीं होती। Coming up to the another section, minors income. Now दोस्तों minors income इसको सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंटर और फाइनल दोनों लेवल के ऊपर, तो प्लीज ध्यान से सुनना। माइनर मतलब क्या? Who has not completed the age of 18 years. वैसे आज 18 से कम वाले भी जल्दी मेजर हो जा रहे हैं, वो तो सिर्फ कहने के लिए माइनर रह रहे हैं। यस, चलिए बात करते हैं आगे। माइनर्स इनकम की अगर मैं बात करूं दोस्त,
तो माइनर को अगर कोई इनकम आ रही है तो ये इनकम क्लब होगी, किसके हाथ में क्लब होगी, पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी, हैविंग हायर इनकम। तो मॉम या डैड जिसकी भी इनकम हायर होगी उसके हाथ में क्या किया जाएगा, क्लब किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, मतलब 3 केसेस में जो इनकम है वो माइनर के हाथ में टैक्सेबल होती है, क्लब नहीं होती। इन फॉलोइंग केसेस इट शैल नॉट बी क्लब। अब यहां पे जब मैं कह रहा हूं नॉट क्लब, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जम्प्ट है, इसका मतलब ये है कि वो माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल है, किसी और के हाथ में क्लबिंग नहीं होने वाली। एंड शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर हिमसेल्फ। किसके हाथ में क्लब होगी, माइनर हिमसेल्फ, उसी के हाथ में क्लब की जाएगी। कौन कौन सी इनकम, पहला अर्न आउट ऑफ स्किल एंड टैलेंट। माइनर ने अगर कोई भी स्किल या टैलेंट से कोई इनकम अर्न की है तो वो माइनर के हाथ में क्या होगी, टैक्सेबल होगी, क्लब नहीं होगी। अब यहाँ पे कई बच्चे कई सवाल पूछते हैं मुझे, ईमेल आते हैं बहुत सारे कि सर माइनर ने बिजनेस करके इनकम कमाया, ये भी तो टैलेंट हुआ ना। सर माइनर ने लॉटरी करके इनकम कमाया, ये भी तो उसका टैलेंट हुआ, उसने सही नंबर सिलेक्ट किया, उसने ड्रीम 11 पे बहुत अच्छा नंबर सिलेक्ट किया, सर ये भी तो टैलेंट हुआ ना। वेल प्लीज अंडरस्टैंड माय फ्रेंड, यहाँ पे जो स्किल एंड टैलेंट का मतलब है वो लेजिट स्किल एंड टैलेंट है इन इट्स लिटरल मीनिंग। बिजनेस करना या फिर लॉटरी लगा देना, ड्रीम 11 में अच्छे से टीम सेलेक्ट कर लेना, इन सब को क्या नहीं माना जाता, स्किल एंड टैलेंट नहीं माना जाता। तो स्किल एंड टैलेंट का बहुत लिटरल मीनिंग लिया है, मतलब ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, सिंगिंग, इस तरीके की एक्टिविटी से आने वाला इनकम। सो ये इनकम माइनर के हाथ में टैक्सेबल होगा, मेजर के हाथ में क्लब नहीं किया जाएगा। दूसरा, अर्न आउट ऑफ मैनुअल वर्क डन। आप जानते हैं भारत में 14 साल के बाद काम कर सकते हैं, मैनुअल वर्क किया जा सकता है। तो लेट्स से आपने 15 ईयर किए हैं, आपने मैनुअल वर्क किया, लेट्स से चाय बेची, इनकम आया। नाउ अंडरस्टैंड, इनकम तो माइनर की इनकम है, ये माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। माइनर एक्टिंग करता है, उन्हीं के हाथ में टैक्सेबल की जाती है, इट्स अ मैनुअल वर्क डन। यस। थर्ड, इनकम अर्न बाय माइनर हु इज हैंडीकैप। अगर माइनर हैंडीकैप है तो ये इनकम माइनर के हाथ में ही क्या की जाती है, क्लब की जाती है, पेरेंट्स के हाथ में ऐड नहीं की जाती। तो 3 केसेस में माइनर की इनकम माइनर के हाथ में टैक्सेबल होगी। पहला स्किल एंड टैलेंट से आया, दूसरा मैनुअल वर्क डन करके आया, तीसरा इनकम अर्न बाय माइनर हु इज हैंडीकैप। इसके अलावा बाकी जितनी भी इनकम है माइनर की वो सारी की सारी टैक्सेबल होगी, किसके हाथ में, पेरेंट्स के हाथ में, हैविंग हायर इनकम। अब यहां पे कुछ मिथ है जिसको मैं क्लियर कर दूं। पहला, सर इस साल पापा की इनकम ज्यादा है, अगले साल मम्मी की इनकम ज्यादा है, फिर अगले साल पापा की इनकम ज्यादा है, क्लबिंग किस तरीके से होगी। वेल मैं आपको एक बात बता दूं, क्लबिंग वंस स्टार्टेड इन पर्टिकुलर हैंड विल ऑलवेज कंटिन्यू इन द सेम हैंड। मतलब अगर डैड के हाथ में क्लबिंग चालू हुई तो डैड के हाथ में ही ये क्लब होती रहेगी, हमेशा डैड के हाथ में ये क्लब होती रहेगी, अनलेस एंड अनटिल आप प्रूव कर दे एओ को कि अब से मम्मी की इनकम ज्यादा होगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो एक के हाथ में क्लब होगी, उसी के हाथ में क्लब होगी, भले ही अगले साल मम्मी की इनकम ज्यादा हो जाए तो भी क्लबिंग डैड के हाथ में ही होगी, अनलेस एंड अनटिल आप एओ को एप्लीकेशन देके प्रूव कर दे कि हाँ भैया नेक्स्ट ईयर से मम्मी की इनकम ज्यादा होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेकंड मिथ के बारे में बात करता हूं। अब सेकंड मिथ ये है कि सर मान लीजिए स्टेप डैड है या स्टेप मॉम है, क्या तब भी क्लबिंग होगी? यस। स्टेप नंबर मिथ नंबर 3, सर जो चाइल्ड है वो स्टेप चाइल्ड है, क्या तब भी क्लबिंग होगी? यस। मिथ नंबर 4, सर मान लीजिए मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, फिर किसके हाथ में क्लब होगी? तो जो लीगल गार्डियन है उनके हाथ में क्लब कर दी जाती है। सर लीगल गार्डियन भी नहीं है, कोई भी नहीं है दुनिया के अंदर में, हवा से डाउनलोड हुआ है सर, ऐसे भी क्वेरीज हमको आती है। सर हवा से आया है, वो डाउनलोड हुआ है सर, अब क्या? देखिए ऐसे केस में जब कुछ नहीं मिलता ना तो उसके खुद के हाथ में टैक्सेबिलिटी की होगी, इन एनी केस ही एग्जाम्प्ट नहीं होने वाली। क्लियर है मालिक? चलिए बात करते हैं। सो माइनर की ऑल अदर इनकम जो इन 3 एक्टिविटी से नहीं आ रही है, ये सारी की सारी क्या की जाएगी सर? क्लब की जाएगी। पेरेंट हैविंग ग्रेटर इनकम बिफोर दिस क्लबिंग, इस इनकम को क्लब होने से पहले जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में क्लब की जाएगी। यस। सो पेरेंट मैरिज अगर सबसिस्ट करती है, पेरेंट मैरिज सबसिस्ट, क्लबिंग विल बी इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट। यहां पे आप थोड़ा सा लिखेंगे हैविंग ग्रेटर इनकम, हैविंग ग्रेटर इनकम। पेरेंट मैरिज अगर सबसिस्ट नहीं करती, अब ये पेरेंट मैरिज सबसिस्ट नहीं करती का मतलब क्या है? पेरेंट मैरिज अगर सबसिस्ट नहीं करती तो इसका मीनिंग यहां पे ये आता है कि भैया डाइवोर्स हो चुका है। सर डाइवोर्स नहीं हुआ पर दोनों साथ में भी नहीं रहते, इनकम टैक्स इस सिचुएशन को नहीं मानता। इनकम टैक्स बोलता है कि भैया ये सिचुएशन हम तभी मानेंगे जब ये डिवोर्स हो चुका है, तभी हम बोलेंगे पेरेंट मैरिज डू नॉट सबसिस्ट। अगर पेरेंट मैरिज सबसिस्ट नहीं करती तो ऐसे केस में पेरेंट हु मेंटेन द चाइल्ड, तो ये यहाँ पे आई गेस ये वर्ड आने रह गए हैं, आप प्लीज इसको थोड़ा सा एडिट कर दीजिए, मैं जो चार्ट का नेक्स्ट वर्जन अपडेट करूंगा उसके अंदर में डाल दूंगा। तो ध्यान से सुनिए, पेरेंट मैरिज सबसिस्ट, पेरेंट मैरिज डू नॉट सबसिस्ट। अगर पेरेंट मैरिज सबसिस्ट करता है तो ऐसे केस में
पेरेंट हैविंग ग्रेटर इनकम उसके हाथ में क्लब होती है। अगर पेरेंट मैरिज सबसिस्ट नहीं करती तो पेरेंट हैविंग द पर्सन हु मेंटेन सच चाइल्ड उसके हाथ में क्या की जाती है, क्लबिंग की जाती है। चेक करिए एक बार, डन है दोस्त। ओके, अब याद रखिए जब भी कोई इनकम किसी के हाथ में क्लब होगी, राइट, the any income arising any subsequent year shall not be clubbed in the hands of other parent unless AO is satisfied that after giving the parent an opportunity of being heard that it is necessary to do so। अब आते हैं एग्जाम्पशन से रिलेटेड। क्या आप जानते हैं माइनर की इनकम जब भी क्लब की जाती है तो कितने रुपए का एग्जाम्पशन मिलता है? यस, जल्दी से कमेंट करके आप बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर माइनर की इनकम क्लब की जाती है तो 1500 रुपीज पर चाइल्ड, 1500 रुपीज पर चाइल्ड आपको क्या मिलता है सर, एग्जाम्पशन मिलता है। यस, 1500 रुपीज पर चाइल्ड आपको एग्जाम्पशन मिलता है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, ये एग्जाम्पशन तभी मिलेगा जब आप ओल्ड स्कीम में है। इफ यू ऑप्ट फॉर 115 बीएसी ये 1500 रुपीज का एग्जाम्पशन नहीं मिलता। यस, सो once the income of minor is clubbed, the exemption of 1500 per child shall be available irrespective of number of child। हालांकि ये जो एग्जाम्पशन है ये अवेलेबल नहीं होने वाला कब बेटा, अंडर 115 BAC। तो आप चाहें तो यहां पे भी लिख सकते हैं नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 115 BAC, तो ये वहां अवेलेबल नहीं होने वाला। ठीक है, माइनर में स्टेप चाइल्ड इंक्लूड होता है। क्या माइनर मैरिड डॉटर भी इंक्लूड होती है? यस सर, माइनर मैरिड डॉटर को भी अगर कोई इनकम आ रही है तो उसी के पेरेंट्स के हाथ में क्या की जाएगी, क्लब की जाएगी। एक बार अगर आप मेजॉरिटी अटेन कर लेते हैं तो ये प्रोविजन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाली। क्लियर है मालिक? चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं हम लोग, ट्रांसफर टू स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अब ये सेक्शन क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। ये सेक्शन कहता है मान लीजिए आपने कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया, किसको, स्पाउस को, विदाउट एनी कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, तो ऐसे केस में इनकम आउट ऑफ दैट एसेट शैल बी क्लब। अब यहां पे मैं बहुत ही अच्छी इंटरलिंकिंग करूंगा क्योंकि आप तो जानते हैं हमारा मंत्र क्लियर है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। अब एक बहुत अच्छी इंटरलिंकिंग आपको बताऊंगा, 3 चैप्टर को साथ में जोड़ दूंगा। आप बोलोगे सर मजा आ गया, मतलब ऐसी चीज हमने कभी नहीं करी थी। तो मालिक इधर ध्यान से सुनना, ठीक है, इतना गजब पॉइंट बताने जा रहा हूं। अज्यूम कीजिए ये है विजय, ठीक है, और लेट्स से ये है विजय की स्पाउस, ये है लेट्स से विजय की स्पाउस। अब ध्यान से सुनना, विजय जब कोई कैपिटल एसेट लेट से गिफ्ट कर देता है विदाउट कंसिडरेशन, विजय अगर कोई कैपिटल एसेट लेट से गिफ्ट कर देता है, विजय के हाथ में टैक्स ट्रीटमेंट क्या, स्पाउस के हाथ में टैक्स ट्रीटमेंट क्या, और इस सेक्शन का इंप्लीमेंटेशन एग्जैक्टली किधर होगा। आई होप अगर आपने मेरा रेगुलर लेक्चर या फास्ट ट्रैक लेक्चर अटेंड किया है तो ये आपको वैसे ही पता होगा क्योंकि हमने पूरे के पूरे लेक्चर इंटरलिंकिंग से करे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं सर, सिर्फ रिवीजन से काम नहीं होगा, जब आप इंटरलिंकिंग से पढ़ोगे ना तब आपको मजा आएगा कि यार हाँ ये बहुत अच्छी चीज कही है। अब सपोज विजय कैपिटल एसेट गिफ्ट में अपनी वाइफ को दे देता है, क्या विजय के हाथ में कोई कैपिटल गेन आने वाला है? द आंसर इज नो, विजय के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं आने वाला। और ऐसा सेक्शन 47 कहता है। सेक्शन 47 कहता है कि भैया अगर कोई व्यक्ति गिफ्ट में दे रहा है, एसेट ट्रांसफर कर रहा है, राइट, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन, तो इसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। क्लियर? टैक्सेबिलिटी। अब व्हाट अबाउट स्पाउस? क्या स्पाउस के हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल है? आपको याद होगा 56(2)(10 गिफ्ट का प्रोविजन है, ये कहता है कि भैया ये गिफ्ट भी नहीं माना जाएगा बिकॉज गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव इज टोटली एग्जम्प्ट। अब सवाल ये उठता है कि ये दो प्रोविजन तो आपने अलग अलग चैप्टर में डेफिनेटली पढ़े हुए हैं, तो ये प्रोविजन क्या कह रहा है कि अगर कोई गिफ्ट कोई कैपिटल एसेट उठा करके ट्रांसफर कर दिया फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, तो फिर ये जो क्लबिंग है ये अट्रैक्ट होगा। अब आप देख रहे हैं गिफ्ट तो टैक्सेबल ही नहीं है, तो फिर क्लबिंग कैसे अट्रैक्ट होता है? यही आपके बेसिक में वांदे है, BMW है, जिसको मैं क्लियर करता हूं। ध्यान से सुनिए, विजय जब गिफ्ट दे रहा है, विजय के हाथ में कैपिटल गेन नहीं है। विजय की वाइफ को जब कोई एसेट मिल रहा है, उनके हाथ में ये गिफ्ट बोल के टैक्सेबल नहीं है। अब सपोज कर लीजिए इस कैपिटल एसेट से कोई इनकम आई, बराबर है, गिफ्ट टैक्सेबल नहीं था, पर गिफ्ट से, गिफ्टेड एसेट से जो इनकम जनरेट हो रही है वो इनकम तो टैक्सेबल होगी ना ब्रो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो विजय ने लेट से क्या कर दिया, हाउस ट्रांसफर कर दिया। लेट अस अंडरस्टैंड, राइट, विजय ने हाउस ट्रांसफर कर दिया, विजय के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं, विजय की स्पाउस के हाथ में क्या होने वाला है, कोई गिफ्ट प्रोविजन टैक्सेबल नहीं है, लेकिन ये घर किराए पे चढ़ा के जो इनकम आई वो इनकम तो टैक्सेबिलिटी में आएगी ना दोस्त, वो इनकम क्लब होगी। अब कैसे क्लबिंग होगी? अगर ये जो कैपिटल से ट्रांसफर कर रही है हाउस प्रॉपर्टी है, तो यहां पे सेक्शन 27 के तहत क्लबिंग होगी, विजय को डीम्ड ओनर माना जाएगा।
क्लबिंग होगी, पर हाउस प्रॉपर्टी के केस में सेक्शन 27 में क्लबिंग होगी और विजय को डीम्ड ओनर माना जाएगा। यस और नो? और मान लीजिए अगर ये हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के कोई भी अदर एसेट है, लेट्स से विजय ने पैसे ट्रांसफर किए थे और वाइफ ने उसको एफडी में रख के इंटरेस्ट कमा लिया, अब यहां पे ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, इन एनी अदर केस जो क्लबिंग होगी वो सेक्शन 64 में होगी। इन एनी केस एक बात याद रखिए, विजय के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं, पल्लवी के हाथ में जब मिल रहा है कोई गिफ्ट नहीं, लेकिन जब इन एसेट से इनकम जनरेट हो रही है तब क्लबिंग प्रोविजन डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा, और वो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 64 में। ये हाउस हुआ तो सेक्शन 27 में विजय के हाथ में क्लब होगा, अगर ये हाउस छोड़ के कोई भी अदर एसेट हुआ तो विजय के हाथ में क्लबिंग होगा सेक्शन 64 के तहत। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एंड आई एम श्योर आपको इस पर मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो दिल से जरूर कमेंट छोड़ के जाना, ये हमें हेल्प करता है, मोटिवेट करता है। यस कि हाँ यार ये तो इंटरलिंकिंग में मजा आ गया, राइट? अच्छा जी, मैं कुछ बच्चों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप टाइमलाइंस डाल सकते हैं तो दोस्त प्लीज टाइमलाइंस डाल देना। मेरे पास टाइम नहीं है टाइमलाइंस डालने के लिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। आप में से अगर कोई टाइमलाइंस डाल सके तो प्लीज टाइमलाइंस भी डाल देना, ठीक है? सो वेयर एसेट इज ट्रांसफर्ड एज चेंज इन शेप एंड आइडेंटिफिकेशन देन इनकम फ्रॉम सम चेंज एसेट इज आल्सो क्लब। अगर एसेट ने अपना शेप चेंज कर दिया तब भी ये क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होती है। चलिए इसके आसान भाषा में समझाता हूं। अब इसका मीनिंग क्या होता है? लेट्स से मैंने वाइफ को क्या दिया था, कैश गिफ्ट दिया था, वाइफ ने एफडी रख दी, चेंज इन शेप, कैश दिया था उसने क्या रख दी, एफडी रख दी। मैंने वाइफ को गोल्ड दिया था, उसने गोल्ड को बेच के क्या कर दिया, लेट्स से एफडी रख दी, तो यहां पे चेंज इन शेप हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब यहां पे मेरे से कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जब आप गोल्ड सेल करेंगे तो डेफिनेटली कैपिटल गेन भी आएगा। जी हाँ, कैपिटल गेन भी आएगा और वहां भी क्लब हो जाएगा। क्लियर है मालिक? आई होप ये सेक्शन बड़ा क्लियर हुआ। इंटरलिंकिंग के साथ आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। अब क्या है, मान लीजिए अगर किसी ससुर ने अपनी बहू को कुछ ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इस सेम एग्जांपल में आप स्पाउस हटाइए, सन्स वाइफ रख दीजिए। यस, बहू, पुत्र वधू, बहू रख लीजिए। अब क्या होगा मैं आपको बात बताता हूं। मान लीजिए अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या राय जी को क्या कर दिया, कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर दिया। अमिताभ बच्चन जी के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं, ऐश्वर्या जी के हाथ में कोई आईएफओएस नहीं, बिकॉज वो रिलेटिव है, लेकिन इस एसेट से जो इनकम आएगी वो क्लब होगी एज पर सेक्शन 64(1)(6). सो इफ एसेट इज ट्रांसफर्ड टू सन्स वाइफ फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, इनकम इज अर्न्ड, देन इनकम इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, दैट इज फादर इन लॉ। अब एक बात अगर आपने ध्यान से देखा होगा ना, स्पाउस को ट्रांसफर कवर किया गया है, सन्स वाइफ को ट्रांसफर कवर किया गया है। अब कुछ बच्चे यहां पे सवाल पूछते हैं कि सर मान लीजिए उन्होंने अभिषेक बच्चन को ट्रांसफर किया होता, लेट्स से अमिताभ बच्चन जी ने जया जी को ट्रांसफर किया, क्लबिंग अट्रैक्ट होगा, ऐश्वर्या जी को ट्रांसफर किया, क्लबिंग अट्रैक्ट होगा। यही अगर वो अभिषेक को ट्रांसफर कर दे तो क्लबिंग अट्रैक्ट होगा क्या? वेल ऑनेस्टली इसका जवाब है नो, अनलेस एंड अनटिल यू फॉल इन सेक्शन 60। जब तक आप सेक्शन 60 में फॉल नहीं कर रहे तब तक के इसका जवाब नो ही रहेगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ वाइफ और सन्स वाइफ कवर किया गया है, अदर पर्सन कवर नहीं किया गया है। क्लियर है मालिक? आते हैं ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ और सन्स वाइफ। अब क्या हुआ ये अंडरस्टैंड कीजिए। मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी ने ट्रस्ट बनाया, बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट, और उसमें ट्रांसफर किया, बराबर है, या बीइंग मनुष्य ट्रस्ट उसमें ट्रांसफर किया, लेकिन इस ट्रस्ट जो बेनिफिट देगा वो जया जी को देगा और ऐश्वर्या जी को देगा। मतलब जब इन्होंने क्या किया, वाइफ को ट्रांसफर रोका, जब सन्स वाइफ को रोका तो थर्ड पर्सन को ये लोग ट्रांसफर कर देने लग गए फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ और सन्स वाइफ। अब इन को पता चला कि इन लोगों ने इस तरीके से लॉ को ट्वीक किया है, उन्होंने क्या किया, प्रोविजन बना दिया। क्या कहा, इफ असेट इज ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ और सन्स वाइफ, then income from such property shall be clubbed in the hands of transferor. Income from such property shall be clubbed in the hands of transferor. तो अगर मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी ने ऐसा कोई ट्रस्ट बनाया जो ट्रस्ट बेनिफिट दे रहा है वाइफ और सन्स वाइफ को, ये भी क्या किया जाएगा, क्लब किया जाएगा। ये सुनो, वेल मैं जो लास्ट 3 सेक्शन बोले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने ज्यादा नहीं आते, तो आप इसको अवॉइड करके चल सकते हो। बट हाँ, ये पूछा जाता है, जो अगला सेक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये पूछा जाता है, तो लेट्स गो फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अब ये सेक्शन क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए हस्बैंड हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न, और वो कंसर्न इसकी वाइफ को क्या देता है, रेम्यूनरेशन या कमीशन देता है विदाउट एनी प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, विदाउट एनी प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो क्या किया जाएगा, क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगी। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए विजय हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन एकत्वम, और एकत्वम क्या करता है, विजय की वाइफ को रेम्यूनरेशन या कमीशन देता है विदाउट एनी प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन।
तो ऐसे केस में क्लबिंग अट्रैक्ट होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा, यार ऐसा कोई प्रोविजन लाने की जरूरत ही क्या थी? बताता हूं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए विजय को एकत्वम से कोई रेम्यूनरेशन लेना है। विजय क्या बोलेगा, यार मेरे को अगर रेम्यूनरेशन आया तो 30% पे टैक्सेबल हो जाएगा, मेरी वाइफ का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यूज करता हूं, उसको ट्रांसफर कर देता हूं। तो पहले लोग ऐसा किया करते थे कि सब्सटैंशियल होल्डिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन में रखते थे और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता था, बाद में रेम्यूनरेशन या कमीशन उसके वाइफ को देता था। देना उसको चाहिए था, पर उसको ना देकर के जानबूझ के उसके वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर करता था। जब ईओ को समझ में आया ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, तब जाकर के लोगों ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस तरीके के प्रोविजन को ऐड किया। लॉजिक समझ में आ गया? चलो ध्यान से सुनना। अब अगर मान लीजिए विजय का किसी कंसर्न के अंदर में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, अब आपके मन में सवाल उठेगा ये सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है। मान लीजिए अगर जो कंसर्न है वो कंपनी है, लेट्स से एकत्वम लिमिटेड है, कंपनी है, तो 20% ऑफ वोटिंग राइट। अगर एकत्वम लिमिटेड ना होकर लेट्स से कोई फर्म है तो 20% ऑफ प्रॉफिट। तो 20% ऑफ वोटिंग राइट या 20% ऑफ प्रॉफिट डिपेंडिंग अपॉन वो कंसर्न कंपनी है या अदर है। क्लियर है? अगर वो रेम्यूनरेशन देता है लेट्स से विजय की स्पाउस को विदाउट एनी प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मतलब वाइफ के पास कोई प्रोफेशनल, वाइफ के पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा दोस्त, क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगी। चेक कीजिएगा। इफ स्पाउस हैज अर्नड रेम्यूनरेशन फ्रॉम अ कंसर्न वेयर इंडिविजुअल हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, किसका इंटरेस्ट होना चाहिए, इंडिविजुअल का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड स्पाउस डज नॉट पोजेस एनी प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, वाइफ के पास कोई प्रोफेशनल कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, and spouse does not spouse does not possess any professional or technical qualification, then such remuneration shall be clubbed in the hands of transferor। substantial interest का मतलब होता है कंपनी की केस में 20% ऑफ वोटिंग राइट, अदर्स की केस में 20% ऑफ प्रॉफिट। यस, अब बताइए, हस्बैंड और वाइफ दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को रेम्यूनरेशन मिल रहा है विदाउट एनी प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अब क्या करेंगे, क्लबिंग विल बी मेड इन द हैंड्स ऑफ पर्सन हैविंग हायर इनकम बिफोर दिस क्लबिंग। क्लबिंग विल बी मेड इन द हैंड्स ऑफ पर्सन हैविंग हायर इनकम बिफोर दिस क्लबिंग। जब हम ये 20% काउंट करते रहेंगे, इसमें रिलेटिव का होल्डिंग भी क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। एंड रिलेटिव का मतलब है हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट इसके अंदर में कवर किए जाएंगे। यस, एक बार प्रोविजन को फिर से देख लीजिए जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं, बिजनेस आउट ऑफ गिफ्टेड मनी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, बिजनेस आउट ऑफ गिफ्टेड मनी। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, प्लीज जरा देखिएगा। मान लीजिए हस्बैंड स्पाउस, अब इस चीज के लिए भी हस्बैंड स्पाउस रिलेशनशिप को कंसिडर किया गया है, राइट। मान लीजिए हस्बैंड ने वाइफ को क्या किया, अमाउंट गिफ्ट किया और वाइफ ने इसे इन्वेस्ट कर दिया किसी बिजनेस या प्रोफेशन के अंदर में और वहां से प्रॉफिट कमाया, तो क्लबिंग किस तरीके से अट्रैक्ट करेगी। अब इस सेक्शन की एप्लीकेशन होने के लिए भी अगेन आपका हस्बैंड स्पाउस रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें भी आपका हस्बैंड स्पाउस रिलेशनशिप होना बहुत क्लेवरली जरूरी है। तो लेट्स से मुकेश भाई ने नीता बेन को क्या कर दिया, पैसे गिफ्ट किए। नीता बेन ने क्या किया, इसमें खुद का ओन कैपिटल लगा करके प्लस गिफ्टेड मनी लगा करके मुंबई इंडियंस में इन्वेस्टमेंट कर दिया और मुंबई इंडियंस से प्रॉफिट जनरेट हुआ। अब बताइए क्लबिंग किस तरीके से अट्रैक्ट होगा। अब क्लबिंग कैसे अट्रैक्ट होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला ये है, प्रॉफिट जो भी होगा वो इनटू गिफ्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, जब आप टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो इसके अंदर में ओन कैपिटल भी होगा प्लस जितना आपको गिफ्ट में मिला वो भी होगा। सो प्रॉफिट इनटू गिफ्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। इस करके क्या आपको करना है, क्लबिंग प्रोविजन को अट्रैक्ट करना है, क्लबिंग प्रोविजन इंसर्ट करना है। अब यहां पे एक और सेक्शन आता है, सेक्शन 64(2) ट्रांसफर टू एचयूएफ। अगर मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ एचयूएफ को कोई असेट ट्रांसफर कर रहा है, इनकम आउट ऑफ दैट असेट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। अब यहां पे भी वो इंटरलिंकिंग वाला प्रोविजन बिल्कुल अट्रैक्ट होगा। मान लीजिए विजय है, विजय का एचयूएफ है, विजय जब कोई कैपिटल असेट एचयूएफ को देगा, विजय के हाथ में नो कैपिटल गेन, एचयूएफ को रिसीव हो रहा है, क्या एचयूएफ के हाथ में गिफ्ट प्रोविजन एप्लीकेबल होगी, नहीं। 56(2)(10) कहता है एचयूएफ के हाथ में कोई गिफ्ट प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इस असेट से जो इनकम जनरेट हो रहा है वो विजय के हाथ में टैक्सेबल होगा एज पर सेक्शन 64(2). तो ट्रांसफर इज नॉट टैक्सेबल, रिसिप्ट इज नॉट टैक्सेबल, बट इनकम आउट ऑफ दैट ट्रांसफर्ड असेट इज क्लब्ड एज पर सेक्शन 64(2). आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी अलॉन्ग विथ इंटरलिंकिंग। चलिए सुनिए, इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर हिज असेट टू हिज एचयूएफ विदाउट any consideration or for inadequate consideration, then income from such asset received by HUF but taxable in the hands of transferor. Yes or no? Taxable in the hands of transferor.
आफ्टर पार्टीशन ऑफ HUF इनकम फ्रॉम सच एसेट रिसीव्ड बाय स्पाउस शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। मान लीजिए फिर HUF का पार्टीशन हुआ, HUF के पार्टीशन में ये एसेट आपको वापस आना चाहिए था पर चले गया आपके वाइफ को, तब भी क्लबिंग ट्रांसफरर के हाथ में ही होगी, तब भी क्लबिंग किसके हाथ में होगी? ट्रांसफरर के हाथ में ही होगी। आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, which is a cross transfer. Cross transfer is based on the concept of केशवजी मोरारजी जजमेंट। अब ये क्रॉस ट्रांसफर क्या है? देखिए ये एक केस लॉ आने की वजह से ना क्लबिंग में आगे कभी सेक्शन ही ऐड नहीं किए गए, क्योंकि ये एक ही इतना पावरफुल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था कि इसके आगे कभी कोई सेक्शन को ऐड करने की दरकार ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। अब ये केस लॉ क्या था, जरा ध्यान से सुनिए। अब देखिए क्रॉस ट्रांसफर किस तरीके से ऑपरेट होता है मैं आपको बताता हूं, और बड़ा स्मार्ट टैक्स प्लानिंग मूव था। कैसे टैक्स प्लानिंग मूव था, हिस्ट्री भी समझ लीजिए। अब क्या होता था, मान लीजिए विजय और विवेक ऐसे दो भाई है, बराबर है, दोनों की स्पाउस। अब विवेक अगर अपनी स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर करे, है ना, विदाउट एडिक्वेशन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में क्लबिंग अट्रैक्ट हो जाएगा। विजय अपनी स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर करे विदाउट कंसिडरेशन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो क्लबिंग अट्रैक्ट हो जाएगा। और विजय था चार्टर्ड अकाउंटेंट, विजय सोचा कि यार इस लॉ को किस तरीके से थोड़ा यूज किया जाए अच्छे पर्पस के लिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग लॉ नहीं तोड़ते, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं, हम लॉ को मैनेज करते हैं, है ना। हम लोग कभी लॉ नहीं तोड़ते साहब, हम लोग सिर्फ लॉ को मैनेज करते हैं, और यही हमारा हुनर है, इसीलिए तो लोग पैसे देते हैं हमारे को। अब सवाल उठता है कि यार अब किस तरीके से क्या किया जाए, तो विजय अपने भाई को बुलाता है, भाई इधर, भाई बैठते हैं, भाई सुन, तू वाइफ को मतलब भाभी को कुछ ट्रांसफर करेगा, इलॉजिकल है, मैं पल्लवी को कुछ ट्रांसफर करूंगा, इलॉजिकल है, मेरे पास एक तरीका है जिससे दोनों का टैक्स बच जाए। भाई बोला बता, जल्दी बता क्या करना चाहिए। देख, तू भाभी को 5 लाख देने वाला है, मैं भी पल्लवी को 5 लाख देने वाला हूं, लेट्स डू वन थिंग, मैं भाभी को ट्रांसफर करता हूं 5 लाख रुपए एज ए गिफ्ट, तू पल्लवी को ट्रांसफर कर, बराबर है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ही नहीं रहेगा, लॉ अप्लाई ही नहीं हो सकता। एओ आएगी, एओ बोलेगी ये तुमने गलत किया, हम कहेंगे सर लॉ यहां पे प्रोविजन अप्लाई करने के लिए हस्बैंड स्पाउस रिलेशनशिप होना जरूरी था। हस्बैंड स्पाउस रिलेशनशिप है ही नहीं, मैंने तो भाभी को ट्रांसफर किया है और भैया ने अपनी बहू को ट्रांसफर किया है, क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट ही नहीं हो सकता था। तो लोग क्या करते थे, इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाते थे। तब जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अप्लाई किया सुप्रीम कोर्ट में, केस का नाम था केशवजी मोरारजी जजमेंट। क्लियर है क्या? ये जजमेंट का नाम हमने याद रखना चाहिए। वेल मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं, सेक्शन नंबर और जजमेंट का नाम आपको याद नहीं भी रहे तो भी चल जाएगा। अब ये केशवजी मोरारजी जजमेंट के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने पावर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ये कहते हुए if two transactions are so intimately connected that it can be said that a circuitous method has been adopted to evade the tax, clubbing provision can be attracted। मतलब जितने क्लबिंग में प्रोविजन लिखे हैं वो तो है ही, इसके अलावा कभी भी ऐसे ट्रांजैक्शन एओ को मिल जाते हैं जिससे ये क्लियर है कि कोई सर्किटियस मेथड अडॉप्ट किया गया है टू इवेड द टैक्स, कोई सर्किटियस मेथड अडॉप्ट किया गया है टू इवेड द टैक्स, तो ऐसे केस में क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट की जा सकती है। और बस किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन अब आ जाए, अब इसके लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन आ जाए, दिख जाए सर्किटियस मेथड अडॉप्टेड है, खत्म, क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो सकती है। So if two transactions are so intimately connected that it can be concluded that circuitous method has been adopted to evade the tax, then clubbing provision can be attracted। और AO उस केस में clubbing provision attract कर देगा and tax compute करेगा in the hands of transferor। I hope you got this। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है क्लबिंग का वो खत्म होता है। तो मालिक यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो जो ड्राइंग है वो मैंने नहीं रखा क्योंकि जरूरत नहीं थी। इसी के साथ साथ हमारा जो चार्ट रिवीजन है ये खत्म होता है फॉर द पर्पज ऑफ CA इंटर CMA इंटर। आई एम श्योर इट हैज एडेड द वैल्यू टू योर कोर्स। अब आपको क्या करना है, मॉड्यूल में जाना है, मॉड्यूल में जाकर के जो क्वेश्चन है वहां के पूरे सॉल्व कर दो। जो क्लास के अंदर में रेगुलर बुक में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो एक बार आप लोग सॉल्व कर दो, एंड जो आपका क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन एरे, उससे खत्म कर देना सारा का सारा। आपको बहुत मजा आ जाएगा। साथ ही साथ में ऑडियो रिविजन भी मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिए हुए हैं, आपके ग्रुप के ऊपर, आपके ड्राइव के ऊपर मैंने अपलोड करे हुए हैं, वो ऑडियो रिवीजन भी सुन लेना। चैप्टर फुल्ली पैक हो गया, काम खत्म। तो रेगुलर से हमने खत्म कर दिया, चार्ट रिवीजन खत्म कर दिया, ऑडियो रिवीजन खत्म कर दिया, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर दिया। इसके अलावा और चाहिए ही क्या लाइफ में। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर में। दिल से अगर पसंद आया तो कुछ कमेंट नीचे लिख के जाइएगा, मोटिवेट कर देगा हमें, नहीं तो कोई बात नहीं, हम और मेहनत करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।
सिया।